हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वे टू क्लासिफाई रिसोर्सेज, ये सब हमने जाना था। उसके बाद हम लोग आते हैं कि रिसोर्सेज जो है किस प्रकार से इसको डेवलप किया जा सकता है ना। आगे हम लोग को क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, resources have been used by human being but this may lead many problems। रिसोर्सेज तो सभी तरह के रिसोर्सेज कौन यूज करता है, ह्यूमन बीइंग ही यूज करता है, उसी को कन्वर्ट करता है और अपने यूजेबल फॉर्म में लाता है। लेकिन इसके अलावा उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अब ये दिक्कत क्या होती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कौन से रिसोर्सेज के किस तरीके से, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो है रिसोर्सेज डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, है ना। धीरे धीरे रिसोर्सेज का क्षय होता जा रहा है। क्यों क्षय होता जा रहा है, क्यों इसका ह्रास होता जा रहा है? ऐसा इसलिए कि प्रत्येक आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ तक ही निहित होता है और वह चाहता है कि मोर एंड मोर वी ईयर, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हम इसका कमा सकते हैं और इसके लिए चाहे पूरा का पूरा दुनिया को ही बर्बाद क्यों ना करना पड़ जाए। यही कारण है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए, है ना, वह रिसोर्सेज का पूरी तरीके से शोषण और दोहन करता जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड्स व्हिच डिवाइड द सोसाइटी इनटू पुअर एंड रिच। जितना तेजी से हम रिसोर्सेज को समाप्त करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, उससे एक समाज में गहरी खाई उत्पन्न हो जा रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई। और वह जो लोग अमीर हैं वह रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो गरीब है वह इन रिसोर्सेज से वंचित रह रहे हैं और ये हमें डिस्क्रिमिनेशन शो करने के लिए मजबूर कर देता है। यानी रिसोर्सेज जो है हमें समाज में सभी तरीके के लोगों को मिलजुल कर काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहां पर है कुछ इंडिविजुअल के द्वारा रिसोर्सेज का पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। इट लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। और इस तरीके से शोषण करते जा रहे हैं, जैसे पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, है ना। हम अपने बेड, पलंग, फर्नीचर्स और बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स मटेरियल बनाए जाने के कारण हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से, है ना, कुछ ओजोन लेयर का डिप्लीशन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि ओजोन लेयर का क्षय हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर सबसे पहले करता क्या है जी, तो ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को ऊपर ओजोन लेयर पर ही रोक देता है, उसको छान देता है और बाकी के जो रेज हैं, है ना, उसे पृथ्वी तक आने देता है ना, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने के बाद एनवायरनमेंट जो है गर्म होता है और हमारे रहने के कंडीशन तक वह अच्छा होता है ना। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका, है ना, डिप्लीशन होना, क्षय होना, ह्रास होना हमारे लिए कितना हानिकारक है वह देख रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक्सेसिव हीट जो जनरेट हो जाता है पृथ्वी को गर्म करने के लिए। एक ऐसा हीट चाहिए, हमारे जीने के लिए इतना हीट जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जो है बहुत जरूरी नहीं है। जैसे अगर गर्म ठंडा का दिन में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर अलाव जलाकर थोड़ा सा हम लोग अपने शरीर को गर्म करते हैं, है ना। हल्की सी आग जलाते हैं, उसमें हम चारों तरफ से घेर कर बैठ जाते हैं और अपना क्या करते हैं, आग तापने का काम करते हैं। लेकिन यही कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा चीजों में आग जला दिया जाए, जैसे होलिका दहन, है ना, मेनली ठंड के रूप दिनों में ही ज्यादातर होता है होली का दिन। तो होलिका दहन के
में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जलावन को हम एक साथ जलाते हैं, क्या वहां पर कोई आग ताप सकता है? क्यों नहीं ताप सकता, है ना? क्यों नहीं ताप? क्योंकि उसमें आग की लपटें बहुत ऊपर उठती है जो हमारे शरीर को झुलसा भी सकती है। यही कारण है कि, है ना, होलिका दहन में हम आग ताप नहीं सकते, या बहुत ज्यादा जहां पर आग जली हुई है वहां पर भी आग ताप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट हमें, है ना, हमें झुलसा भी सकती है। तो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग का है ना, जब हीट एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ना। हमारी पृथ्वी को हीट के लिए सनलाइट काफी है, लेकिन यही सनलाइट अगर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। आप लोग तो देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट किस तरीके से किस हद तक पॉल्यूटेड होते जा रहा है। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, साउंड पॉल्यूशन यानी नॉइज पॉल्यूशन, ये बहुत ज्यादा तरीके के पॉल्यूशन है जो हम, है ना, आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉल्यूशन भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या कहता है, मिट्टी का ऊपरी परत, जो कि मिट्टी का ऊपरी परत ही फर्टाइल लेयर होता है, अगर फर्टाइल लेयर किसी कारणवश बह जाए या हवा के द्वारा उड़ाकर ले जाए तो वहां पर जो मिट्टी रहती है वह बंजर हो जाती है, वहां की जो मिट्टी है बंजर हो जाती है, और वही सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन जो है हमारे एग्रीकल्चरल लैंड को वैरन कर देती है ना, जो कि हम जैसे किसान लोगों के लिए, है ना, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेज वी नीड टू यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का तो हमें एक इस प्रकार से उसको यूज करना चाहिए ताकि सभी लोगों को हम क्या कर सके, समान तरीके से रिसोर्सेज का यूज करवा सके, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इन विच, है ना, डेवलपमेंट इन विच इट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट तो करें लेकिन किसी भी प्रकार का हम एनवायरमेंट के चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है ना। लेकिन क्या है, अब छेड़छाड़ ना करने का मतलब होता है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जहां पेड़ होते हैं उसको पहले, अगर 4-5 पेड़ है उस खेत में तो सबको पहले क्लियर किया जाता है ना, क्लियर किया जाता है, खत्म किया जाता है, काट दिया जाता है, उसके बाद वहां पर घर बनाए जाते हैं। उससे फिर हमारा एनवायरमेंट को भी नुकसान होगा ना। आपने तो वह जो खेत था, उपजाऊ खेत था, उसमें आप घर बनाए, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, प्लांट हैं, उसको भी आपने काट दिया, तो ये हमारा एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको लिखिएगा। यही कारण है कि हमें कहा जाता है कि रिसोर्सेज का यूज एक तरीके से प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग के साथ करने का अर्थ ये हो गया कि हम देखें कि हमें कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है और सभी जगह पर इस तरीके के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं किस चीज में, है ना, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज, है ना, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या करते हैं, देखो आप लोग क्या जानते हैं कि बहुत जगहों पर रिसोर्सेज पाया जाता है, लेकिन क्या होता है रिसोर्सेज में कि अलग अलग जगहों पर रिसोर्सेज अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यह वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम भी। लिख सकते हैं, some regions have self sufficient, है ना, in the utilization and production of resources। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। कुछ क्षेत्र जो है
है ना, वह सेल्फ सफिशिएंट होता है। बट इसी में लिख देते हैं, बट सम प्लेसेस आर हैव शॉर्टेज ऑफ resources, so we have to plan for utilization। इसके लिए हमें एक प्लान बनाने की आवश्यकता है। कौन सा प्लान बनाना है, कौन सा क्या प्लान बनाना है भाई? आइडेंटिफाई, पहला है आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज इन दैट एरिया बाई, किस चीज से आइडेंटिफाई करें, ऐसे तो नहीं सब जगह खोजेंगे, है ना, बाई सर्वेइंग कॉमा मैपिंग, क्वांटिटेटिव एंड, है ना, एंड क्वालिटी चेक, है ना। क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, वहां पर मैपिंग कर सकते हैं, वहां पर किस क्वांटिटी में है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब भी हम वहां देख सकते हैं। क्लियर? ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जो रिसोर्सेज पाया जा रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका एक्चुअल क्वांटिटी पता कर सकते हैं। अब है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज मिटाएंगे, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए, land is the ultimate source of resources, है ना, in which it support natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport and communication system, etc. India has land under variety of relief feature, जैसे में प्लेट्यू,
प्लेट्यू, कॉमा प्लेन, कॉमा माउंटेन, ईटीसी, है ना, ईटीसी। अब देखो, ये हमारा, अगर हम मान लेते हैं या इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो लगभग 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 लगभग, है ना, 43%, 43%, ये हो गया हमारा 27%, और ये हो गया 30%, है ना। ये पार्ट हमारा है प्लेन, ये पार्ट हमारा है प्लेट्यू, और ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, दिखेगा नहीं, है ना। ये हो गया 30%, ये हो गया 43%, ये हो गया 27%, है ना। ये हमारा है प्लेट्यू, ये है माउंटेन, और ये है प्लेन। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा, है ना, भारत डिवाइडेड है, भारत डिवाइडेड है। ठीक है, लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं इसको। देखिए, देखिए, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन। अब कैसे कैसे करके लैंड यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना, कैसे कैसे करके इसमें लैंड यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहला तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। दूसरा है लैंड डज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, है ना, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। इसमें आता है बैरेन, इसमें आता है बैरेन, एक नंबर दे दो इसमें, बैरेन। और इसमें, इसी में आता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, इसी में आता है, और वेस्ट लैंड, है ना। ये क्या है, जिस पर कि अनाज उग ही नहीं सकता, है ना। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, उग तो सकता है लेकिन इस पर एग्रीकल्चर हो नहीं सक रहा है, यानी कि उस पर खेती कर नहीं रहे, है ना, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फैलो लैंड, फैलो लैंड। नेक्स्ट है सोन एरिया,
एरिया, AREA, एरिया, सॉन एरिया, है ना, सॉन एरिया, है ना, यानी इसी को कह सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, इतना जो है हम यूटिलाइजेशन इस तरीके से करते हैं, यूटिलाइजेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे आगे देखते हैं फॉरेस्ट कितना है भाई, फॉरेस्ट कितना है, फॉरेस्ट कितना है। दो चीज हम लेते हैं, है ना, मैपिंग में हम लोग दो चीज लेते हैं। एक तो, है ना, मैप में लेते हैं 1960 से 1961, और एक लेते हैं 2014 से 2015। दो तरीके का मैप लेते हैं, इंडिया का ही मैप लेते हैं। उसमें बताएंगे कितना परसेंट, है ना, जंगल, कितना परसेंट वेस्टलैंड, कितना परसेंट एग्रीकल्चरल लैंड ना 1960-61 में था, और कितना परसेंट 1915, है ना, 14-15 में, तो सॉरी 2014 और 2015 में है। ये दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे, ईयर, ईयर ठीक है। फॉरेस्ट पहला है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट 18.11% था, 18.11%, और अभी कितना है, 23.3%, है ना, फॉरेस्ट। उसके बाद है बैरन लैंड, बैरन लैंड, बैरन लैंड, एरिया अंडर नन, नन एग्रीकल्चर, ये था 18.11%, ये भी है। ये था 4.95%, ये है 5.5%, और ये है 8.7%। परमानेंट पॉस्चर लैंड, नेट पॉस्चर लैंड, है ना, यानी ग्रासलैंड इसको कह सकते हैं, ग्रासलैंड, इधर नहीं, है ना, पॉस्चर लैंड ही कर देते हैं। ये है 4.71%, 4.71%, और इधर है 3.3%। एरिया अंडर, है ना, मिसलेनियस ट्री, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ये है 1.5, और ये है 1%, 1%। वेस्टलैंड, 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 फैलो लैंड,
नेट सॉन एरिया, नेट सॉन एरिया, ठीक है। नेट सॉन एरिया उस समय था 46